जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम लोग जो अपने सिलेबस का जो सेकंड टॉपिक था यूनियन के नाम से, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और यूनियन पहले ये समझ लिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में, आप समझ लीजिए, लिखिएगा ना लिखिएगा अलग बात है। पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो यूनियन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 52 से 147 तक में पूरे यूनियन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो दिए गए हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ रही है तो हम लोग पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, वो ये कि इसमें 5 चैप्टर हैं, और इस 5 चैप्टर में आर्टिकल 52 से लेके 78 तक में आपके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। फिर 79 से लेके 122 तक जो इसका सेकंड चैप्टर है, उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, यानी कि संसद से रिलेटेड। फिर इसके बाद में एक आर्टिकल है 123 में ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया कि प्रेसिडेंट्स कब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, और फिर ये हो गया। और इसके बाद में 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो यूनियन की उसमें आता है। और फिर इसके बाद में एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, उसके लिए 148 में प्रोविज़न किए गए हैं। 148 से 151 तक बेसिकली है। तो ये यूनियन आपका डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग और भी यहाँ पे समझ लेते हैं, इस बात से कोई बहुत मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक आइडिया अगर आपको होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हमको ये समझना है कि हमने आपको जब फेडरल स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे तो उसमें ये बताया था कि जो एक स्टेट होता है और एक राज्य होता है, जो संप्रभु यानी कि सॉवरेन पावर होती है, वो कहीं ना कहीं राज्यों के पास भी होती है, और कुछ मामलों के लिए, और बाकी मामलों के लिए सेंट्रल के पास होती है। हमने जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझा रहे तो हमने आपको बताया था कि जब लोकतंत्र नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, तो जनरली सब काम राजा करते थे और सारी पावर राजा के पास होती थी। और अब लोकतंत्र आने के बाद राजशाही ख़त्म हुई, तो वो जो सॉवरेन यानी कि सर्वोच्च पावर जो राजा के पास हुआ करती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया और इसको डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड कहाँ कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया आपके लेजिस्लेचर में, जिसको विधायिका कहते हैं, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, कार्यपालिका में जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और हमने आपको बताया कि कार्यपालिका के लिए प्रोविज़न कहाँ पे बताए गए, 52 से लेके 78 तक में कार्यपालिका के बारे में। विधायिका से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है 79 से लेके 122 तक में है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जुडिशरी से रिलेटेड प्रोविज़न 124 से लेके 147 तक में ये सारे प्रोविज़न हैं। और ये तीनों अगर देखा जाए तो मिलके कहीं ना कहीं एक तरह से यूनियन फॉर्म कर रही है, या यूनियन की जो संप्रभु शक्ति उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बहुत बार शब्द कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा कि भाई शक्तियों का बंटवारा है, कभी शब्द राज यूज़ हो जाता है, कभी संप्रभु यूज़ हो जाता है, कभी सरकार यूज़ होता है। तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो सकता हो किसी यहाँ पे ये लिखा हो कि जो संप्रभु शक्ति है या सॉवरेन पावर है, उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। कुछ जगह पे हो सकता है आपको पढ़ने में आ जाए कि राज्य की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। कुछ जगह पे हो सकता है आपको ये पढ़ने में आ जाए कि सरकार की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बांट दिया गया। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जो भी हो आपको ये समझना है कि ये होता क्या है बेसिकली, ठीक है। हम लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो लेजिस्लेचर या विधायिका है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। और आपको ये मालूम है कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है। तो पार्लियामेंट बेसिकली होती क्या है, इससे रिलेटेड प्रोविजन 79 में किए गए हैं, आर्टिकल 79 में। और 79 में बताया गया है कि पार्लियामेंट 3 संस्थानों, इंस्टीट्यूशन से मिलकर बनती है। और उन संस्थानों या इंस्टीट्यूशंस को क्या कहते हैं? पहले का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट है,
दूसरी का लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल कह सकते हैं, और तीसरे का नाम प्रेसिडेंट है। अब ये चीज़ हमको समझानी है, और ये टॉपिक थोड़ा सा सिर्फ अगर सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब पहला पॉइंट है काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे आपसे शॉर्ट में कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट क्या होती है। दूसरा पूछा जा सकता है कि राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है, या लोकसभा क्या होती है। तो जो भी पूछा जाए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी होती है, इसलिए हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट पे आते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रोविज़न आपका शायद आर्टिकल 80 में बताया गया है। आर्टिकल 18 में काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसको ऐसे भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो भी मेंबर आते हैं वो सीधे जनता द्वारा या हम लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि इसको ऐसे समझिए कि ये राज्यों की विधानसभा, हर स्टेट की विधानसभा होती है ना, हर स्टेट की विधानसभा के सदस्य इनको चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। आपने अक्सर राज्यसभा के बारे में सुना होगा, ठीक है, और इनके इलेक्शन के बारे में भी सुनते रहते हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होते हैं, और इन 250 मेंबर्स में से 238 स्टेट से चुन के आते हैं। 238 स्टेट से चुन के आते हैं, और ये बाकी के जो बचे हुए मेंबर हैं 12, इनको प्रेसिडेंट महोदय नॉमिनेट करते हैं। और नॉमिनेट करने का मतलब ये है कि इनको प्रेसिडेंट महोदय राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। और इसमें कहाँ से लिए जाते हैं ये लोग? ये लिए जाते हैं जो लोग लिटरेचर यानी कि साहित्य में बड़ी उनकी महारत है, जो उनका बड़ा योगदान है, साइंस के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, आर्ट के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, और सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। उनके बारे में ये उस क्षेत्र से चुनकर लाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि 238 मेंबर जो होते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, और 12 मेंबर राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा क्या होती है, तो हमको लगता है आप राज्यसभा के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर राज्यसभा समझ में आ गया, और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। इसकी बात यह है कि अक्सर एक क्वेश्चन हमने देखा है, जुडिशरी में भी पूछा गया, सिविल सर्विसेज में भी, पीसीएस में भी पूछा गया है कि ये बताइए राज्यसभा के का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा। जब राज्यसभा होती है स्थायी सदन होता है। स्थायी का मतलब परमानेंट सदन होता है। ये हाउस हमेशा बना रहता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व अभी समझाएंगे क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होती है। ये हमेशा बना रहने वाला सदन है। और होता क्या है कि जो इसके मेंबर्स होते हैं, वो जितने भी टोटल मेंबर है, मान लीजिए 250 मेंबर्स में से 1/3 हर 2 साल पर 2 वर्ष पर रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और इस तरह से हर 2 साल पे रिटायर होने का मतलब ये है कि जो मेंबर आज चुना जाएगा, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अभी क्या चल रहा है, 2000 मान लीजिए 22 चल रहा है, जो मेंबर 2020 में चुने गए होंगे उनका कार्यकाल कहाँ तक होगा? 2026 तक। जो 2022 में चुने गए होंगे उनका 2028 तक होगा, और जो 2030 में चुने जाएंगे उनका कार्यकाल 30 तक होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि लोकसभा के सारे मेंबर कभी एकदम से रिटायर नहीं होते, और हर 2 साल पे कहीं ना कहीं इनका जो निर्वाचन भी होता रहता है, और लोकसभा राज्यसभा इसी तरह से सर्किल में घूमती रहती है। कभी डिसॉल्व ना होने वाला हाउस है। तो ये एक बात याद रखिएगा, आप अपने क्वेश्चन पे लिख सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा बनता है लोकसभा क्या है। लोकसभा का मतलब होता है हाउस ऑफ पीपल, या इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको लोकसभा भी कहते हैं, और इसके बारे में प्रोविजन आर्टिकल 81 में किए गए होंगे। ठीक है, हो सकता हो आर्टिकल मिस हो, लेकिन आर्टिकल 81 में प्रोविज़न है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका गठन कैसे है, इस बात को समझ लेते हैं। जो 530 मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो राज्यों से चुन के आते हैं। कहाँ से आते हैं, स्टेट से। आप जो एमपी के इलेक्शन होने वाले हैं अभी 2024 में जब होंगे, तो जो राज्य हैं वहाँ से, पूरे भारत के जो राज्य हैं वहाँ से 530 मेंबर्स चुन के आएंगे। और 20 मेंबर जो होते हैं वो कहाँ से चुन के आएंगे, वो चुन के आएंगे यूनियन टेरिटरी से। यूनियन टेरिटरी यानी कि जो संघ शासित क्षेत्र होता है वहाँ से। अब एक और पिक्यूलियर यानी कि विशेष बात है कि अगर इन 530 और 20 में जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व अगर नहीं हो पा रहा है, तो एक आर्टिकल है आपका 331, जिसके तहत प्रेसिडेंट महोदय को ये पावर दी गई है कि इस एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। और अगर इस तरह से देखेंगे तो टोटल मेंबरशिप कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 552 यानी कि 552 हो सकती है। और जनरली होता ऐसा है कि इनमें से कहीं ना कहीं इन एंग्लो इंडियन समुदाय के मेंबर्स को चुन लिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। तो बेसिकली एंग्लो इंडियन आर्टिकल एक 366 है, उसमें बताए गए कि कौन होते हैं। ये मान लीजिए कि ये एंग्लो इंडियन वो लोग थे जिनका यूरोप से नाता है रहा है, और जिनके फोरफादर्स यूरोपियन से थे और भारत में आके बस गए और यहीं पे रहने लगे। बस इतना समझ लीजिए। बाकी अगर आपको डिस्कस करना हो तो वहाँ पे देख लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आपको हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट समझ में आ रहा है, आपको ये काउंसिल ऑफ स्टेट समझ में आ रहा है, आपको ये हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा समझ में आ रहा है। और लोकसभा जो होता है वो स्थायी सदन नहीं होता, ये हर 5 साल बाद नई लोकसभा बनती है। यानी कि जो अभी 2024 में इलेक्शन होंगे, 2024 के बाद फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर से नई लोकसभा बनेगी। लेकिन ये जो राज्यसभा होती है परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, ये 2 बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का हिस्सा हैं वो है प्रेसिडेंट महोदय। प्रेसिडेंट महोदय, अच्छा एक सवाल और भी बहुत बार पूछा भी गया है कंपटीशन में, और वो ये कि पार्लियामेंट किससे मिलके बनती है। तो लोग अक्सर ये समझते हैं कि पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, या लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट जो भी चाहें वो कह लें। तो कहने का मेरा मतलब ये प्रेसिडेंट महोदय भी इस लेजिस्लेचर यानी कि संसद का हिस्सा होते हैं। अब इसको ये समझने से पहले इसको ये समझ लीजिए कि ये पार्लियामेंट का काम क्या है। तो आसान भाषा में ये समझिए, काम तो हम लोग आगे समझेंगे क्या है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है वो इसका एक कानून बनाने का, लॉ बनाने का। ठीक है, और लॉ बनाने के लिए तरीका जब भी हम लोग देखेंगे 107 में सिंपल जो लॉ बनते हैं, साधारण कानून बनते हैं, वो किसी भी हाउस से, दोनों में से किसी भी हाउस में कोई कानून पेश किया जाता है, फिर उसके बाद में दूसरे हाउस में जाता है, यहाँ से पास हो जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा, जब दूसरे हाउस से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट महोदय के पास जाएगा, प्रेसिडेंट महोदय इस पर साइन कर देंगे, और जब साइन कर देंगे तो ये कानून बन जाएगा। ठीक है, तो लॉ बन जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि आपको ये लेजिस्लेचर, ये विधायिका वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है। और जब ये विधायिका वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पार्लियामेंट समझ में आ रही है, तो एक दो क्वेश्चन और यहाँ से बन सकते हैं। जैसे ये होता है कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि आपने अगर थोड़ा सा भी टीवी देखते हैं तो आप समझते होंगे लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाइयाँ हुआ करती हैं। लोकसभा का अपना एक चैनल है, राज्यसभा का अपना एक चैनल है। तो ये जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इनके अंदर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, इनके लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं,
ये भी पूछा जाता है कि वो क्या है, चेयरमैन कौन होते हैं। तो यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। और इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो एक्स ऑफिसो टर्म यूज किया गया है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे कहाँ के, राज्यसभा के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका संचालन करने के लिए जो अध्यक्ष महोदय होंगे, अध्यक्ष महोदय कह लीजिए, चेयरपर्सन कह लीजिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह लीजिए, वो कौन होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो भी व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। और सही टर्म इसका ये होगा कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होगा वो ही यहाँ का राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चेयरमैन या उपराष्ट्रपति के बारे में बताइए, तो 4 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का सॉरी, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल जो होता है, लोकसभा होती है, लोकसभा की कार्रवाइयों का जो संचालन करते हैं उनको स्पीकर कहते हैं। आपने सुना होगा स्पीकर महोदय को, और इनको लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। यहाँ से छोटे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, और बड़ा बने तो वैसे बनेगा। अब आपने ये विधायिका वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया, कार्यपालिका क्या होती है ये समझ लीजिए। तो कार्यपालिका के बारे में आपको बताया गया है 58 से लेके 78 तक में। और एक बात देखिएगा, चूंकि प्रेसिडेंट यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि ये जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं वो विधायिका का भी हिस्सा होते हैं। आपने देखा कि जो पार्लियामेंट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। और ये जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के हेड भी प्रेसिडेंट महोदय ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बातें समझ में आ रही हैं, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब एक बात और समझ लें, अगर सिंपल सी बात रखें कि हो सकता हो कुछ लोगों को ये ना समझ में आ रहा हो कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका तो आपको समझ में आ गई। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, बल्कि इसको ऐसे समझ लीजिए, जो देश को चलाने वाली संस्था है वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, और हमने आपको बताया था जब संविधान बता रहे थे तो उसमें ये जो प्रशासन करने का मामला है वो एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है। तो इसको एक दूसरे शब्दों में भी समझ लीजिए कि देश के लिए जो भी पॉलिसी बनेगी वो काम कार्यपालिका का है, और जो यहाँ से लेजिस्लेचर से कानून पास होंगे उनको लागू कराने की भी जिम्मेदारी इनकी है। तो बेसिकली ये जो एग्जीक्यूटिव होती है वो सीधे जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, वो सीधे रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, तो अब कार्यपालिका में आता कौन कौन है हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है उसका हेड कौन होगा, उसके हेड प्रेसिडेंट महोदय होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो एग्जीक्यूटिव है ये, इसके एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है, एग्जीक्यूटिव के हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट महोदय हैं। और फिर से इस बात को समझ लीजिए कि ये एग्जीक्यूटिव के हेड भी हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं। एग्जीक्यूटिव के हेड भी हैं और उसके हिस्सा भी हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, ये जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, हमने जब आपको यूनिटरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं, यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रियल हेड होते हैं। ठीक है, सारी वास्तविक शक्ति उन्हीं के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति रियल हेड नहीं होते, बल्कि रियल हेड एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, वो पीएम महोदय होते हैं। ठीक है, पीएम महोदय और उनकी जो कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। हमको लगता है थोड़ा सा इसको सरका लेते हैं।
ठीक है। तो ये जो पीएम महोदय हैं और इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, ये जो है ये रियल हेड होती है। ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव में हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, और इनकी सलाह और सहायता के लिए प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट होती है। इसके साथ में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में एक लाइन में समझ लीजिए, ये बेसिकली जो यूनियन है उनके वकील होते हैं। जो भी मामले यहाँ पे केंद्र के लिए आएंगे, केंद्र की तरफ से आएंगे, उनमें कहीं ना कहीं ये वकील की भूमिका निभाते हैं और इनको एग्जीक्यूटिव का हिस्सा माना गया है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल महोदय या वकील महोदय क्या काम है, तो इसको ऐसे समझिए, क्योंकि हमारा जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, कहीं ना कहीं हमने ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो बेसिकली उनका मंत्री होता है, इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा माना जाता है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये कौन है। अच्छा, अब क्या है कि 52 में आपको समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट, भारत के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, जो यूनियन की या केंद्र की, संघ की कार्यपालिकी शक्ति होगी, वो उसके प्रधान कौन होंगे? प्रेसिडेंट महोदय होंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्यों कह रहे थे कि भारत के राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव के रियल हेड नहीं होते। एक आर्टिकल है 74, एक आर्टिकल है 74 और उसमें ये लिखा है कि एक मंत्री परिषद होगी, एक काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि मंत्री परिषद होगी, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होंगे। किस लिए होगी? एड एंड एडवाइज, यानी कि सलाह और सहायता देने के लिए। किसको? प्रेसिडेंट महोदय को। तो भाई आपके दिमाग में आएगा इसमें कौन सी बुरी बात है, इससे क्या प्रेसिडेंट महोदय की पावर पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता है। सवाल यहाँ पे नहीं है, सवाल यहाँ पे इसके आगे है, जो ये कहता है कि प्रेसिडेंट महोदय ऐसी सलाह और सहायता के हिसाब से काम करेंगे। तो ये जो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट, शैल का मतलब मैंडेटरी होता है, और करेंगे का मतलब, जिसका मतलब हिंदी में करेंगे, और करेंगे का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट महोदय ऐसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार काम करेंगे, जो ये दिखाता है कि प्रेसिडेंट महोदय के पास अपना कोई विवेक बेसिकली नहीं होता। ये एक बात, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो हम लोग इधर से लेजिस्लेचर से अलग होते हुए अब आ जाते हैं फिर से एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव के बारे में फिर से एक दो लाइन में समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट एट द टॉप, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मंत्री परिषद होती है वो प्रेसिडेंट को सलाह और सहायता देने के लिए होती है, और प्रेसिडेंट महोदय ऐसी सहायता के हिसाब से, ऐसी सलाह और सहायता के हिसाब से काम करेंगे। तो जब ये बात आती है कि ऐसी सलाह और सहायता के हिसाब से, एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करेंगे, तो उस जगह पर प्रेसिडेंट महोदय का अपना विवेक कम हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं मैंडेटरी हो जाता है कि वो प्रेसिडेंट के महोदय के, प्राइम मिनिस्टर महोदय की सलाह पर ही काम करेंगे। और इसीलिए यही प्रोविज़न आप प्राइम मिनिस्टर जी को ज़्यादा मजबूत बनाता है और प्रेसिडेंट महोदय की पावर को कम करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि अब आपके दिमाग में फिर से एक बात आनी चाहिए, हमें लगता है कि अगर प्रेसिडेंट महोदय प्राइम मिनिस्टर और
कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी सलाह पे काम करेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्री परिषद को अपॉइंट कौन करता है? यहाँ पे 75 एक आर्टिकल है जिसके क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यानी कि प्रेसिडेंट महोदय प्राइम मिनिस्टर महोदय को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। जबकि 74 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट महोदय ऐसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करेंगे। तो अब देखिए कितनी मतलब अजीब सी बात लग रही होगी आप लोगों को कि जो व्यक्ति अपॉइंट कर रहा है और जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उसी की सलाह से अपॉइंट करने वाला बाध्य है। देखिए अगर चीज़ ना समझ में आए तो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, फिर से समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लेते हैं कि प्रोविज़न ये है कि प्रेसिडेंट महोदय, चूँकि प्रेसिडेंट महोदय एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, वो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं। हम लोग अभी जब पावर वाला चैप्टर देखेंगे तो समझ में आएगा। तो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं, उनमें से प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट यानी कि मंत्रिपरिषद है। तो अब इस बात को समझिए, प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। लोकसभा में बहुमत कब होता है? जब इलेक्शन होते हैं, जैसे हमने बताया कि अभी 2024 में होने हैं, इससे पहले 2019 में चुनाव हुए और 2019 से पहले 2014 में हुए, उससे पहले 2009 वगैरह में हुए। तो हर बार जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है, लोकसभा कितने साल के लिए होती है? 5 साल के लिए होती है। हमने आपको बताया ना कि ये हाउस हर 5 साल पर 5 साल के लिए नई लोकसभा चुनी जाती है। 5 साल बाद ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने के बाद हर बार चुनाव होते हैं। हर बार चुनाव होने के बाद में नए मेंबर या कुछ पुराने मेंबर भी इस लोकसभा में आते हैं। इस लोकसभा में जो भी मेंबर चुन के आते हैं और वो जिस व्यक्ति के लिए भी कह देंगे हम इनको प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं, ठीक है। जनरली पार्टी वाइज होता है। तो बीजेपी के जो पार्टी थी और बीजेपी पार्टी ने अगर मोदी जी के लिए कहा, मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया कि हमको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब और वो राष्ट्रपति महोदय को बताएंगे देखिए भाई हमारे पास इतने 300 या 350 लोगों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन है, तो अब राष्ट्रपति महोदय उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएंगे जिस व्यक्ति के पास हाउस ऑफ पीपल में बहुमत है। बात समझ में आ गई? अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 75 समझ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति महोदय प्राइम मिनिस्टर किस व्यक्ति को चुनेंगे? प्राइम मिनिस्टर उस व्यक्ति को चुना जाएगा जिसके पास लोकसभा में बहुमत है। बात क्लियर हो गई? लोकसभा में जिस व्यक्ति के पास क्लियर है, राष्ट्रपति महोदय उसको प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर बाकी के मंत्री चुने जाएंगे। यह बात भी समझ में आ गई। इसीलिए और ये जिनको प्राइम मिनिस्टर और ये जो मंत्रीगण जो चुने गए हैं, ये प्रेसिडेंट महोदय को सलाह देंगे और प्रेसिडेंट महोदय इनकी सलाह के अनुसार काम करेंगे। ये पूरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। अब आपको अगर ये समझ में आ रहा हो तो आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में समझ में आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में समझ में आ रहा है, फिर अच्छा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में भी समझ लीजिए। बेसिकली है क्या कि ये 300 मेंबर चुन के आए हैं। 300 मेंबर चुन के आए हैं तो सबको तो मंत्री बनाया नहीं जाएगा, कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाता है। फिर अभी एक संशोधन करके ये कह दिया गया कि जितनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जितने भी लोकसभा के सदस्य होंगे, सदन के जितने सदस्य होंगे, उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए 545 मेंबर हैं प्रेजेंट में, तो या इसको अगर राउंड फिगर पूरा मान लेते हैं 550 भी हैं, तो 550 के 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हमको 2 बातें समझनी है कि जो लेजिस्लेचर होता है उसके बारे में प्रोविज़न किए गए हैं। लेजिस्लेचर मिलके बनता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट महोदय से, और ये जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं यही एग्जीक्यूटिव के
हेड भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट महोदय इधर एग्जीक्यूटिव के हेड भी हैं और इधर पार्लियामेंट का हिस्सा भी हैं। ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये बहुत टेक्निकल बात है। हमको लगता है कि अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो पॉलिटी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको लगता है क्लियर हो रही हैं, ठीक है। क्या रह गया? और फिर जुडिशरी के बारे में, तो ये जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अलग से, बल्कि हमने इस पर पहले लेक्चर बना के डाले हुए हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वगैरह से रिलेटेड, तो बाद में अपने देख लीजिएगा। लेकिन अभी ये चीज़ें हमको लगता है समझ में आ रही हैं आपको। फिर एक अभी इसके बाद में एक और चैप्टर कवर कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड हैं या प्रेसिडेंट रियल हेड हैं,